नमस्कार। क्लास 12th बिजनेस स्टडी। देखिए, पढ़ते पढ़ते एक ऐसे मुकाम पर आकर पहुंच गए हैं जहां हमने कम से कम 50% अपना सिलेबस कंप्लीट कर दिया। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हमने बहुत ही कम समय में उनको पूरा कर लिया है। आज जो हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो इससे पहले वाला चैप्टर था, द बिजनेस लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसी से बिल्कुल ही रिलेटेड टॉपिक है हमारा द लीगल प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन से लीगल प्रोविजंस होते हैं, उन्हीं प्रोविजंस को लेकर हम स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा टॉपिक समझ में आएगा। काफ़ी हद तक आपके लिए इम्पोर्टेंट है दोनों ही एंगल से, चाहे हम उसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ही और प्रैक्टिकल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ही। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट हम हर रोज़ करते हैं, हर किसी पर्सन के साथ में करते हैं, तो हमें इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो लॉ एंड रेगुलेशंस है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो अनुबंध अधिनियम की कुछ धाराएं हैं, उन धाराओं की जानकारी हमें होनी चाहिए और हमारे लिए कितना कुछ हद तक इम्पोर्टेंट है वो हम इस चैप्टर के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। तो लीजिएगा, हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। और इस टॉपिक के अंदर अपना पहला पॉइंट आता है द लीगल प्रोविजंस रिलेटेड टू द प्रपोजल ऑफर। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रस्ताव संबंधी वैधानिक नियम। देखिए, पहला पॉइंट प्रस्ताव होता क्या है। हमने अपनी पिछली क्लास में इस वर्ड को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। वंस अगेन वी आर डिस्कसिंग ऑन दिस वर्ड द प्रपोजल ऑफर। ऑफर होता क्या है? ऑफर या प्रपोजल का अर्थ हम यहाँ पे ये जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति के सामने प्रस्ताव रखना या रखने की इच्छा प्रकट करना, किसी काम को करना या करने के लिए इच्छा प्रकट करना, हाँ या ना दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं। आप किसी व्यक्ति के सामने कुछ ऐसे तथ्य रखते हो जिसका आंसर हाँ में भी आ सकता है, ना में भी आ सकता है। तो जब किसी प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति के सामने कोई ऐसी इच्छा प्रकट करते हैं, उसी को हम प्रपोजल कहते हैं। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट का सबसे मेन पॉइंट यहीं से स्टार्ट होता है। हमने जब कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन समझी थी, उसका अर्थ समझा था कि ऐसा ठहराव जिसे राजनियम से प्रवर्तनीय कराया जा सकता है। और ठहराव का मीन्स ऐसा वचन जिसमें प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त होती है। तो आपका प्रस्ताव से ही आपका कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है। तो उस प्रस्ताव से रिलेटेड क्या क्या हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, कौन कौन से ऐसे बिंदु है जिस पर हमें बिल्कुल ही ध्यान रखते हुए कार्य करना है। सबसे पहला पॉइंट आता है कम से कम 2 पक्षकार। देखिए, प्रस्ताव के लिए हमारे पास मिनिमम 2 पर्सन होंगे, तभी जाकर आप प्रस्ताव दे सकते हो सकता है संभव हो पाएगा। एक अकेला व्यक्ति अपने आप के साथ प्रस्ताव नहीं करता है, वो मान्य नहीं होता है। मैं अपने आप के साथ क्या प्रस्ताव रखूंगा, मैं अपने आप के साथ में क्या प्रपोजल रखूंगा, मुझे मेरा काम स्वयं को करना है। लेकिन यदि प्रस्ताव के लिए हमारे पास 2 व्यक्ति होने चाहिए, और जब तक 2 व्यक्ति नहीं होंगे तब तक आपका प्रस्ताव मान्य नहीं होता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। सेकेंड पॉइंट, सकारात्मक एवं नकारात्मक। देखिए, आपका प्रस्ताव सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। सकारात्मक का मतलब हम यहाँ पे ये समझते हैं कि आपने जो बात कही है उसका स्वीकृति आप हाँ में लेना पसंद करोगे। कई बार ऐसे भी प्रस्ताव होते हैं जिनकी स्वीकृति हम ना में लेना पसंद करते हैं। तो हमारे पास जितने भी प्रस्ताव हैं वो दोनों ही प्रकृति के हो सकते हैं, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। तीसरा पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका प्रस्ताव स्पष्ट हो सकता है, गर्भित हो सकता है, विशिष्ट हो सकता है, सामान्य हो सकता है। आपके दिमाग में प्रश्न चला, सर ये 4 पॉइंट आपने लिखे हैं, आखिर ये होते क्या है? हमने इन चारों को अपने पिछली क्लास में बड़े अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया था, लेकिन एक बार फिर मैं आपके सामने इन चारों को थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा कि सबसे पहले हम बात करते हैं स्पष्ट प्रस्ताव। ऐसे प्रस्ताव जो लिखित या मौखिक रूप में होते हैं, ऐसे प्रस्ताव जो लिखित या मौखिक रूप से होते हैं। हम किसी पर्सन के सामने अपनी बात या तो रिटन फॉर्म में या ओरल फॉर्म में, वर्बल फॉर्म में कहते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक बात कही कि क्या आप मुझे अपनी पुस्तक बेच सकते हो, क्या आप मुझे अपनी कार बेच सकते हो, तो ये मेरा वर्बली या ओरली आपके लिए प्रस्ताव था। यही चीज़ मैंने आपको मैसेज में लिखकर भेज दिया है कि क्या आप अपनी कार मुझे बेचने के लिए इंटरेस्टेड हो, तो वो आपका लिखित होगा। जब आप अपने क्लियर शब्दों का प्रयोग करते हुए जब कोई प्रस्ताव किसी व्यक्ति के सामने रखते हो तो उसे बोलते हैं स्पष्ट प्रस्ताव। बात आता है गर्भित। देखिए, गर्भित का मतलब होता है कि जब कोई प्रस्ताव किसी हाव भाव से
मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि वहाँ शब्द नहीं होते, केवल हाव भाव होते हैं। आपके दिमाग में एक प्रश्न चल रहा है, सर ये हाव भाव से क्या तात्पर्य है, हाव भाव किसे कहेंगे, क्या किसी के सामने जाके मुस्कुराना एक प्रस्ताव का उदाहरण हो सकता है? तो वो उस प्रस्ताव की प्रकृति पर निर्भर करता है। कई बार आपने देखा होगा आपके घर में भी कई ऐसी स्थिति होती है, हालांकि घर के जितने भी प्रस्ताव स्वीकृतियाँ होती है वो अनुबंध नहीं बन पाते हैं, लेकिन फिर भी मैं केवल प्रस्ताव के एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके सामने एक इशारा करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा आपके घर वाले आपके मान लीजिए छोटा भाई, छोटी सिस्टर या बड़ा भाई या कोई भी के फैमिली मेम्बर्स ने आपको कहा तो कुछ है ही नहीं, आपने जैसे ही उनकी तरफ देखा उन्होंने इशारा कर दिया, इस तरह से इशारा कर दिया, तुरंत ही आप समझ जाओगे कि उसको पानी पीना, आपने उठ के गिलास दे दिया। तो ये एक इशारा है, एक हाव भाव है, और उसी हाव भाव से आपने उसकी स्वीकृति दे दी, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। हमने पिछले क्लास में भी आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि आप कहीं खड़े हो, आप बस स्टॉप पे खड़े हो, आपकी बस जा रही है, आपका ऑटो जा रहा है, जस्ट आपने उसको हाथ दे दिया, ऑटो वाले ने रोक दिया। आपने उसके लिए स्पष्ट प्रस्ताव नहीं किया है, न तो उसको आपने लिख कर दिया, ना आपने ओरली कहा, केवल मात्र आपका हाथ दिखाने से आपका ऑटो रुक गया, आप उसके अंदर बैठ गए, आपने अपनी जर्नी पूरी कर दी है। तो कहने का मतलब होता है इस प्रकार के प्रस्ताव हमारे लिए गर्भित प्रस्ताव होते हैं। दो शब्द और है हमारे पास, विशिष्ट या सामान्य। विशिष्ट प्रस्ताव का मतलब होता है जब किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए होता है, एक पूरे ग्रुप के अंदर किसी पर्टिकुलर पर्सन को जब हम कोई बात कहते हैं, किसी के लिए कहते हैं, तो विशिष्ट प्रस्ताव होता है। सामान्य मतलब, लेकिन सामान्य मतलब ऐसा प्रस्ताव की कोई भी स्वीकृति दे सकता है। जैसे वही एग्जाम्पल हम फिर से आपके सामने रखते हैं कि मान लीजिए आपकी क्लास में कोई पूछ लिया, यदि मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन से पूछ रहा हूँ, पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट से पूछ रहे हैं, तब तो वो विशिष्ट होगा। लेकिन जो ओवरऑल सबके लिए है, तो उस कंडीशन में वो आपके लिए साधारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका वैधानिक संबंध स्थापित करना, लीगल रिलेशनशिप मेंटेन करना। आपका कॉन्ट्रैक्ट उसी समय वैलिड होता है जब आपके जो प्रपोजल देने वाला और एक्सेप्ट करने वाला पर्सन के बीच ये उद्देश्य से प्रस्ताव रखा जाता है कि हमको वैधानिक संबंध स्थापित करना है। जैसे एक कस्टमर और बिजनेसमैन के बीच में जब हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो एक लीगल रिलेशनशिप मेंटेन होती है। आप मार्केट गए, दुकान से आपने 1 किलो चावल खरीदे हैं, तो वहाँ आपका लीगल रिलेशनशिप मेंटेन करना होता है। लेकिन यदि किसी प्रकार के ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो अपने या ऐसे प्रपोजल जो आपने किसी घर में दिए जा रहे हैं, जैसे आपके पेरेंट्स के साथ आप कोई कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आपकी मम्मी ने आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, आपके सिस्टर ने आपके साथ किया है, कोई हस्बैंड वाइफ आपस में कर रहे हैं, कोई दो मित्र आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो सारे लीगल रिलेशनशिप मेंटेन करना ही नहीं होता है। लीगल रिलेशनशिप का मतलब होता है कि हम कोई ऐसा वैधानिक संबंध स्थापित करना ही नहीं चाहते थे। जब उनको वैधानिक संबंध स्थापित करना ही नहीं चाहते तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बन सकता। आप प्रपोजल उसी पर्पज से दीजिएगा जहाँ अपना उद्देश्य ये होता है कि हमें कोई वैधानिक संबंध स्थापित करना है। हम आगे जाकर इसको कोर्ट कंप्लेन कर सकते हैं, कोर्ट केस कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके छोटे भाई ने, आपने अपने छोटे भाई को कहा कि वो मार्केट जा रहा है तो मेरे लिए एक बुक लेके आना है, वो नहीं लेके आया, क्या आप उसको कोर्ट केस करोगे? नहीं करोगे ना। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि हमने जब उसको कहा, हमने जब उसको प्रपोजल दिया, तब हमारा उद्देश्य ये नहीं था कि हम उसके साथ एक लीगल रिलेशनशिप मेंटेन करें। ठीक है, इसी प्रकार से यदि आप दुकानदार को जाकर कहते हो कि अगर मुझे बुक चाहिए, आप नेक्स्ट संडे तक ये बुक मंगवा लेना, उससे आपको वादा कर दिया कि ठीक है मैं आपको अगले संडे तक एनी हाउ बुक ला के दे दूंगा। और यदि वो नहीं लेकर आता है, किसी प्रकार का आपका नुकसान होता है, तो आप कोर्ट में जा सकते हो। क्यों जा सकते हो? क्योंकि आपने उसके साथ एक लीगल रिलेशनशिप मेंटेन किया था, उसी उद्देश्य से आपने उसके साथ एग्रीमेंट किया था। लेकिन अपने घर के अंदर आप अपने भाई के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कोई एग्रीमेंट कर रहे हो, आप किसी अपने सिस्टर के साथ कर रहे हो, आप अपनी मम्मी के साथ में कर रहे हो, मम्मी को आपने कहा शाम को मेरे लिए पास्ता बना देना, मम्मी नहीं बनाया, मम्मी ने तो लौकी की सब्जी बना ली, तब उसका आप तो मम्मी पे केस थोड़ी ना करने जाओगे। तो मैंने मम्मी के सामने प्रस्ताव रखा था, मम्मी ने उस समय स्वीकार भी किया था कि हाँ बेटा मैं बना लूंगी। अब शाम को तो वैसा गया घर पे तो देखूंगा वहाँ तो लौकी की सब्जी पड़ी है, तो मैं क्यों खाऊंगा, कोर्ट में जाऊंगा, वो खारिज कर देगा आपके काम को, क्योंकि आपका उद्देश्य ये नहीं था। और जस्ट यही पॉइंट यदि आप किसी होटल में बैठे हैं, आपने होटल में जाकर ऑर्डर कर दिया, 1 प्लेट पास्ता था, वो बंदा यदि पास्ता ना लेकर आकर आपको कोई दूसरी आइटम देता है और उस बीच आपका नुकसान हो गया, टाइम वेस्ट हो रहा है, आपने उसको ऑर्डर कोई और किया था, दे कुछ और रहा है, आप उसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं। तो
मतलब ये है कि जब हमारा उद्देश्य लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना नहीं होता तब वो प्रस्ताव मान्य नहीं है। लेकिन जब हमारा उद्देश्य यही है कि हम लीगल रिलेशनशिप करना चाहते हैं, वैधानिक संबंध स्थापित करना चाहते हैं, उस समय हमारा प्रस्ताव और अनुबंध दोनों वैध माने जाएंगे। निश्चित शर्त होनी चाहिए, जो कंडीशन है वो फिक्स होनी चाहिए। निश्चित शर्तों पर आपका प्रस्ताव आधारित होता है कि जैसे आपने कहा कि मुझे 5 लाख रुपए में आपकी कार खरीदनी है, तो एक कंडीशन फिक्स है। आप उसे कंडीशन प्रॉपर कंडीशन में काम करोगे तब जाके तो प्रस्ताव मान्य होता है, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट आता है प्रस्ताव की जानकारी। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जब तक सामने वाले को प्रस्ताव की जानकारी नहीं है, इसकी स्वीकृति मान्य नहीं होती है। देखिए, हम प्रस्ताव अलग अलग तरह से कर सकते हैं। आप प्रस्ताव लिखित कर सकते हो, मौखिक कर सकते हो। लिखित के अंतर्गत चाहे आप इसको लिखकर मैसेज भेजो तो आप ओवरऑल होर्डिंग लगा लेते। कई बार ऐसे होर्डिंग भी लगे रहते हैं जो कि एक प्रस्ताव का कार्य करता है। हाँ, आपने पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को डायरेक्टली कोई मैसेज लिखकर भेज दिया है, डायरेक्टली आप बोल के बता रहे हो, टीवी पे आपके पास मैसेज आ रहे हैं, आप भाव भाव से बता रहे हो, किसी भी कारण से। इवन आपने पहले तो देखा होगा कि पहले के कुछ टाइम में पशु पक्षियों के माध्यम से भी प्रस्ताव भेजे जाते थे। कबूतर के गले में किसी बांध के आपने भेज दिया, वो भी प्रस्ताव था। लेकिन सारी स्थिति, चाहे वो कैसी भी स्थिति क्यों नहीं हो, किसी भी कंडीशन में सामने वाले को उसका प्रस्ताव की जानकारी होगी तभी वो अपनी स्वीकृति मान्य है, अदरवाइज नहीं। कई बार ऐसा होता है कि बिना प्रस्ताव जाने लोग स्वीकृति दे देते हैं, मतलब उस समय देखा है ही नहीं है, बात समझी नहीं है, फिर भी उन्होंने स्वीकृति दे दी है, तो उस स्थिति में आपकी स्वीकृति मान्य नहीं होती है। तो हमें ये पॉइंट क्लियर करना है कि प्रस्ताव की जानकारी जब तक पूरी नहीं होती है, जब तक प्रस्ताव के बारे में नहीं जानते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, तब तक उसकी स्वीकृति मान्य नहीं है, देनी ही नहीं चाहिए। प्रस्ताव करने की इच्छा को प्रस्ताव नहीं मानना है। कई बार ऐसा होता है, मन में कोई ख्याल करता है कि मैं इस व्यक्ति के सामने ये बात रख लूँ अपने मन में, लेकिन जब तक वो बात आप उसके सामने रखोगे नहीं तब तक वो प्रस्ताव नहीं कहलाए। कई इच्छा होती है हमारी, अपने मन में इच्छा है, और वो इच्छा जब तक आप प्रकट नहीं करोगे तब तक वो आपका प्रस्ताव मान्य नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने आप होटल में गए, आपको मेन्यू कार्ड दे दिया, जो आपको खाने का मेन्यू था वो मेन्यू दे दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो थाली नहीं लेनी है। उन्होंने सिर्फ आपको एक प्रपोजल डाला है कि भैया जो आपको अच्छा लगता है आप ऑर्डर कर दीजिए। वो एक मेन्यू कार्ड है, और मेन्यू कार्ड के बेस पर आप अपना प्रस्ताव दे सकते हो। जो सामने वाले व्यक्ति ने आपको मेन्यू दिया है, इसका मतलब उसने आपके सामने प्रस्ताव नहीं किया, उसने सिर्फ एक इच्छा जताई है कि हमारे पास इतना सारा सामान है, आप इसमें से कोई सी भी चीज़ ले सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो हम इन पॉइंटों के माध्यम से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास कम से कम 2 व्यक्ति होंगे तभी प्रस्ताव होगा। प्रस्ताव आपका सकारात्मक नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। आपका प्रस्ताव स्पष्ट, गर्भित, विशिष्ट या सामान्य हो सकता है। आपके प्रस्ताव के अंदर वैधानिक संबंध स्थापित करना होगा। प्रस्ताव में निश्चित शर्त होगी, प्रस्ताव की जानकारी पूर्ण प्राप्त होगी, तभी जाकर प्रस्ताव होगा। प्रस्ताव करने की इच्छा को प्रस्ताव नहीं माना जाता, प्रस्ताव आपको रखना पड़ेगा। तो ये कुछ प्रस्ताव से संबंधित आपके लीगल पॉइंट थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। एक छोटी सी बात और आपके सामने कहना पसंद करूंगा कि देखिए बेटा, बहुत समय जा रहा है, समय को अपने साथ में लेके चलना है। ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आपका बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का एक आपकी बुक है नेक्स्ट ईयर, जहाँ आप फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, आपकी लॉ आती है। बिजनेस लॉ आपको पढ़ना होगा, चाहे कंपनी लॉ हो, बिजनेस लॉ हो, विद इन द यूनिवर्सिटी के किसी भी आपको ईयर के अंदर आपको इन सारी चीज़ों को पढ़ना है। आप CA क्लियर, ICAW कुछ भी करो, आपको लॉ को तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये आपकी बेसिक चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ आप इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे, और जहाँ कुछ समस्याएं आ रही हैं आप हमें ज़रूर बताइए। बस एक छोटी सी बात हमेशा ध्यान रखना, रेगुलेटरी रखना है। कुछ कारणवश हम फेस टू फेस नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन आपको रेगुलेटरी रखनी होगी, रेगुलर आपको पढ़ना होगा, क्योंकि जब तक आप अपने आप को अपडेट नहीं करोगे तब तक बहुत सारी चीज़ें आपको समझने में दिक्कत आएगी। तो कोशिश करना आपको रेगुलर पढ़ना है, और जहाँ समस्या आ रही है, जहाँ नहीं समझ पा रहे हो, आप उनको संपर्क करने की कोशिश करें। हम कोशिश करेंगे आपकी सारी समस्याओं को दूर करने के लिए। धन्यवाद।